नमस्कार बच्चों, आप सभी का कक्षा छठी में स्वागत है। आज हम इतिहास और नागरिक शास्त्र जो पाठ्य पुस्तक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी ने कक्षा 5वीं में EVS 2 के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। EVS 2 जो है वो कक्षा 5वीं में इतिहास के रूप में ही था, लेकिन उसका नाम जो था वो EVS 2 था। लेकिन अब यह जो पाठ्य पुस्तक है इतिहास के रूप में आ गई है। जैसा कि आप सभी ने कक्षा 5वीं में पहला ही लेसन पढ़ा था, इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास किसे कहते हैं? भूतकाल के बारे में, घटित घटनाओं के बारे में जानकारी एकत्रित करने को ही इतिहास कहते हैं। कक्षा छठी में पहला पाठ है भारतीय इतिहास और उपमहाद्वीप। भारतीय इतिहास और उपमहाद्वीप पाठ का पहला पॉइंट है इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताएं। तो इतिहास का निर्माण कैसे होता है? इतिहास का निर्माण, मान लीजिए कहीं पर कोई एक स्थान है, जैसे कि आपने हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ा था। हड़प्पा संस्कृति में क्या हुआ था? बाढ़ आई थी, तो जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे वो सभी जल के अंदर दब गए थे। तो ऐसे ही कई प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़ या भूस्खलन होता है, तो जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो मिट्टी में दब जाते हैं। फिर बाद में कभी खुदाई की जाती है तो वहाँ पर हमें अवशेष मिलते हैं, जैसे पशुओं के, मनुष्यों के हड्डियों के अवशेष मिलते हैं, औजारों के अवशेष मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं। तो इस आधार पर हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर पहले से कोई रहता था, जो कि उनका अस्तित्व जो है अब नहीं है। तो आप सभी ने कक्षा 5वीं में अश्म युग पाठ पढ़ा था। अश्म युग क्या था? जब पत्थर से औजार जो है वो लोहे तक आया, तो इस तरीके से जो मानव था, जो आदि मानव था, वो औजार बनाना सीखा, पत्थर से आग जलाना सीखा, फिर वो खेती करना सीखा। खेती करने के बाद वो एक जगह पर स्थिर होकर रहने लगा। उसके पहले वो क्या करता था? जगह जगह वो घूमता था और शिकार करता था। तो इस तरीके से जो मानवीय संस्कृति थी वह विकसित हुई। मानवीय संस्कृति विकसित हुई, उसके बाद में मनुष्य जो है स्वयं की प्रगति करने लगा। अगला जो विषय है, जो सेकंड पैराग्राफ में आप देख पा रहे होंगे, उसमें इतिहास और भूगोल का संबंध। इतिहास और भूगोल एक दूसरे से संबंधित है ऐसा माना जाता है। ऐसा क्यों? जैसा कि मैंने आपको जो हड़प्पा संस्कृति के बारे में बताया, वो इतिहास मतलब जो गड़े हुए लोग हैं वो कोई प्राकृतिक आपदा आने के कारण वो ज़मीन में दब जाते हैं। तो वो जो अवशेष मिलता है वो इतिहास के रूप में, मतलब हमें भूतकाल के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन वो जो घटना हुई वो किसकी वजह से हुई? भूगोल की वजह से। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं भूगोल और इतिहास संबंधित है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि जो पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनका जीवन परिश्रम से भरा हुआ रहता है। तो इसलिए वहाँ पर जो आबादी है, वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो कम रहते हैं। लेकिन वहीं अगर हम समतल भूमि की बात करते हैं तो वहाँ पर रहने वाले लोग अधिक रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर खेती कर पाना आसान होता है। लेकिन अगर पर्वत पर खेती करना हो तो वहाँ पर खेती कर पाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। तो ऐसी स्थिति में जो समतल मैदान होता है वहाँ पर लोग जो हैं अधिक रहते हैं। तुम्हारे परिसर में कौन कौन से व्यवसाय चलते हैं? आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कई तरीके के व्यवसाय चलते हैं। कौन कौन से व्यवसाय चलते हैं? कोई कुम्हार का काम करता है, कोई बढ़ई का काम करता है, कोई शिक्षक होगा, कोई वकील होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई नर्स होगा। तो इस तरीके से कई व्यवसाय जो हैं वो चलते हैं और हम उसी के माध्यम से अपना जो जीवन है वो यापन करते हैं। तुम्हारे परिसर में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो हम अधिकतर देखते हैं कि जो गेहूँ, दाल, चावल, तिलहन की चीज़ें, सब्जियाँ, इन सभी को उगाया जाता है।
जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, हमारी पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का जीवन ये पहाड़ पर जा कर के वहाँ पर भूमि को उपजाऊ कर पाना इतना आसान नहीं होता है। तो इनका जीवन जो है बहुत ही कठिनाई परिश्रम से भरा होता है, लेकिन जो समतल मैदान है वहाँ पर खेती कर पाना बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पर उनकी संख्या जो है अधिक होती है। अब हम बात करते हैं कि मनुष्य जो है अपनी जो बस्ती है वो अधिक समय तक कहाँ बसा कर रहता है। तो वो कहाँ पर ज़्यादा बसा कर रहेगा, ज़्यादा समय तक कहाँ बसा कर रहेगा, जहाँ पर भी उसे जीवन यापन के जो साधन है वो जहाँ पर भी अधिक मिलेगा वो वहाँ पर अपनी बस्ती बसाता है। जीवन यापन के साधन जैसे फसल, पानी, या फिर आज के समय में हम स्वास्थ्य से संबंधित देख सकते हैं, शिक्षा से संबंधित देख सकते हैं। जहाँ पर जलवायु अच्छी होगी, वर्षा अच्छी होगी, खेती की उपज अच्छी होगी, शिकार अच्छे से मिल पाएंगे और जहाँ पर उन्हें आसानी से जीवन यापन करने की जो भी सुविधाएं हैं वो मिल पा रही होंगी, तो वहाँ पर मनुष्य जो है अधिक समय तक अपनी बस्ती बसाकर रहता है। यही जो बस्ती है वो धीरे धीरे गांव बन जाता है। गांव के बाद में जब वहाँ पर और सुविधाएं आने लगती है तो वो नगर के रूप में बदल जाता है। बात करते हैं कि जो गांव में जो गांव हैं वो उजड़ते क्यों हैं, क्योंकि कोई प्राकृतिक आपदा है या फिर जीवन के साधन जो होते हैं वो अगर कम पड़ रहे हैं तो लोग जो हैं वहाँ से निकल जाते हैं, तो वो जो बस्ती है, गांव है, वो उजड़ जाती है। तो इस तरीके से जो इतिहास और भूगोल है एक दूसरे से संबंधित होता है। अगला पॉइंट है भारत की भौगोलिक विशेषताएं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो भारत देश है वो बहुत ही विशाल है, बड़ा है। तो इसके उत्तर में आप चित्र में देख पा रहे होंगे, उत्तर में हिमालय पर्वत है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, तो दक्षिण में आपको हिंद महासागर दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से जो भारत का मानचित्र है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है, तो उत्तर में हिमालय पर्वत है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे अंडमान और निकोबार द्वीप है और लक्षद्वीप है। ये जो भारत का मानचित्र है, जितने भी राज्य हैं ये सभी भारत के मानचित्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप जो है वो भारत के मैप से हमें अलग दिखाई देता है, तो ये खंडित क्षेत्र में आता है। भारतीय इतिहास की विकास प्रक्रिया अगर हम देखते हैं तो भारत के 6 भू प्रदेश जो है वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला है हिमालय, दूसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदानी प्रदेश, तीसरा है थार का मरुस्थल, चौथा है दक्कन का पठार, पांचवा है समुद्री तटों के प्रदेश, छठवां है समुद्र में स्थित द्वीप। तो इन 6 प्रमुख प्रदेश जो हैं, भूप्रदेश हैं, इनके बारे में जानकारी हम अगले क्लास में प्राप्त करेंगे। तो इसमें मैं आपसे दो प्रश्न पूछना चाहूँगी। पहला है इतिहास किसे कहते हैं, और दूसरा है मनुष्य जो है अपनी बस्ती जो है दीर्घ काल तक कहाँ बसाकर रहता है। तो उम्मीद करती हूँ आप इन 2 प्रश्नों को आप लिख सकते हैं, आप स्लाइड शो में भी देख सकते हैं, या फिर आप जो मैं बोल रही हूँ उसके माध्यम से भी इन 2 प्रश्नों के उत्तर आप लिख सकते हो। धन्यवाद।